नमस्कार और कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच कमोडिटी मार्केट में खासी उठापटक देखने को मिल रही है। अगस्त में रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने चांदी में हाल के दिनों में अच्छा करेक्शन आया है। वहीं मेटल्स में भी अच्छे खासे बुल रन के बाद थकान आती हुई दिख रही है। क्रूड में भी ऊपरी स्तर से दबाव है। जहां मजबूत डॉलर ने सोने चांदी और मेटल्स पर दबाव बनाया है, वहीं डिमांड को लेकर चिंता क्रूड पर हावी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन को लेकर डेवलपमेंट आगे जाते हुए कमोडिटी बाजार के लिए अहम रहेंगे। ऐसे में छोटे से लेकर मध्यम अवधि के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसी पर आज कमोडिटी आउटलुक में हमारा फोकस होगा। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, कॉमट्रेंड्स रिसर्च के टी ज्ञानशेखर और एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील, आपसे ही पहले शुरुआत करना चाहेंगे और सोने चांदी पर बात करते हैं, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाईज हमने अगस्त के महीने में बनते हुए देखे। सितंबर का पूरा महीना यहां पर कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली वाला था। इवन एज सितंबर में हमने 4% की गिरावट सोने में आते हुए देखी। लेकिन अगर क्वार्टर को देखें तो ये 8वां ऐसा क्वार्टर था जहां पर हमने लगातार सोने में बढ़त बनते हुए देखी है। अब इस फाइनल क्वार्टर में बाजार का मानना है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और जिस तरह की उठापटक हमने बाजार में आते हुए देखी है, उसका फायदा शायद सोने को फिर से मिल सकता है। आप कैसे देखते हैं एक स्लाइटली नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी अब सोने में? मनीषा जी, आई थिंक जो सितंबर में डॉलर में रैली देखा था हमने, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने गिरावट देखा था, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो डॉलर का रैली था वो सस्टेन कर पाएगा। कहीं ना कहीं डॉलर वीक होते जाएगा। डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा 94.8 लेवल तक छू के अभी फिर से वापस 93.87 लेवल पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का वीक होना एक तरीके से गोल्ड के लिए आगे चल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है दिखा रहा है। और जो नियर टर्म या इवन मिड टर्म का अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से लेके 49,500 का एक जो लेवल है गोल्ड का, वो एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा लेवल माना जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तकरीबन 6,500 रुपया सस्ता प्राइस अगर हम अगस्त के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। 56,200 से लेके हमने 49,000 तक का लेवल भी देखा हमने रिसेंटली। तो 49,500 और 50,000 के रेंज में एक ठीक ठाक बाइंग रेंज बनते नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से एक दूसरा मौका मिला है जहां पे वो एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर हम यूएस इलेक्शंस की बात करते हैं तो सिर्फ 5 हफ्ते दूर हैं और इस दौरान थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। और मुझे लगता है जो $2.2 ट्रिलियन का जो एडिशनल स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस करेंगे आगे चल के, उसका भी जो सपोर्ट है गोल्ड के प्राइसेस में हमें देखने को मिलेगा। और जो पुराने जो बड़े इवेंट्स हैं जैसे कोविड के केसेस, डेथ टोल 1 मिलियन के प्लस हो गया और जो वैक्सीन में जो डिले हो रहा है, वो सब चीजें फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगी गोल्ड के प्राइसेस को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी जल्द से बढ़ने नहीं वाले हैं। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म अगर 10-15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि 51,500 तक का टारगेट लेके बाय इनिशिएट करना चाहिए। 49,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से 54 से 55,000 का रेंज देखने को मिल सकता है गोल्ड में। यानी कि 50,000 के बहुत नीचे यहाँ पर भाव गिरने वाले लगते नहीं है। एक्चुअली गिरे भी थे तो हमने वहां पर खरीदारी फिर से लौटते हुए देखी है। किशोर, आपको क्या लगता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक तरफ, कोविड, लोअर इंटरेस्ट रेट, स्टिमुलस मेजर्स, काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सोना खरीदना तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि बहुत फ्लैट लेवल्स, जैसे मैं अभी सुनील से भी कह रही थी कि सितंबर का पूरा महीना कंसोलिडेशन और करेक्शन के बीच चला गया। ट्रेडिशनली आपको जो कैलेंडर ईयर का Q4 होता है वो बेटर होता है प्रेशियस मेटल्स के लिए। आप हमेशा देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इज द बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी ईयर नॉर्मली। सो नॉर्मली ट्रेडिशनली अक्टूबर आपका, सितंबर इज ऑलवेज लाइक, इफ यू सी लास्ट 7-8 ईयर्स से आपको 6 साल तो आपको ये दिखेगा सितंबर नेगेटिव सीजनली बंद होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जितना भी पॉजिटिव फैक्टर्स जो डिस्काउंट करना था मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। उसके बाद जो जैक्सन होल के बाद जो है जो मार्केट करेक्शन में आया, जैक्सन होल में हुआ क्या है, फेड चेयर हैज एक्चुअली साउंडेड कि बहुत ज्यादा डोविश सेंटिमेंट दिया है कि उन लोग ने ये बोला है कि 2% एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन टारगेटिंग से 2% एवरेज इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे। उसका मतलब कि मैं 2.5% 3% इन्फ्लेशन भी जाता है तो भी मैं देखते रहूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा। और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा दिया फेड ने कि कम से कम 2023 तक मैं इंटरेस्ट रेट कम रखने वाला हूं। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कमजोर हो गया। इसका मतलब
कि फेड जो 0.25 इंटरेस्ट रेट के बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं और फेड इज कंफर्टेबल विद दैट। सो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम होने की वजह से आपको गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिला है। दूसरा है कि अगर जो एडिशनल जो स्टिमुलस पैकेज जो फिस्कल की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज आने वाला है वो अगर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बीच में फंस गया और उसमें डिले हो गया तो मार्केट करेक्टेड आफ्टर दैट। सो अगर वंस अगेन अगर ये जो पैकेज क्लियर हो जाता है तो प्रॉब्ली एक झटका हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है कि अपसाइड जाए, बट फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। और मार्केट में ट्रिगर्स ये चाहिए मुझे कि लोअर नियर टर्म इंटरेस्ट रेट्स या बॉन्ड यील्ड्स, मतलब रियल रिटर्न्स जो है यूएस का वो नेगेटिव टेरिटरी में बहुत अगर लंबा चले जाता है, सो दैट मींस आपका जो नियर टर्म रेट्स कम्स डिप्रेस्ड, टू मच डिप्रेस्ड, और देयर इज एन इन्फ्लेशन स्पाइक, सो दैट मींस आपको नेगेटिव रियल रिटर्न जो है नेगेटिव हो जाता है और लंबे नेगेटिव हो जाता है, तब जाकर आपको गोल्ड में फर्दर रैली देखने के लिए मिलेगा। यहां से जो गोल्ड का स्टोरी है बैड इकोनॉमी गुड गोल्ड, ये स्टोरी नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज लिक्विडिटी ड्रिवन, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स ड्रिवन, नेगेटिव यील्ड ड्रिवन गोल्ड का रैली चलने वाला है। तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है यहाँ पर नए हाइज बनाने के लिए। ज्ञानशेखर आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा हमें यहाँ पर फीडबैक मिलता है, लोगों ने सोना ऊपरी स्तरों पर भी खरीदा है, 52,000 53,000 के लेवल्स पे लोगों ने सोना लिया हुआ है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है? लंबे समय के लिए तो क्लियरली 1-2-3 साल की अगर हम बात करें तो सोने के प्राइसेस हमें अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन एक नियर टर्म 3 to 6 मंथ्स की रेंज अब सोने के लिए क्या हो सकती है? Okay, Manisha, international prices are definitely looking good. There is no doubt about it that it will again try to revisit the recent highs. लेकिन domestic price में इतना उछाल नहीं हो सकता है because of the way the dollar is getting battered. और US election का uncertainty की वजह से डॉलर में और मंदी होने वाला है. Because of this, I think the domestic price will be more or less flat to slightly bullish. So the view which we had that possibly it could test 65,000 by November, उसमें थोड़ा curtail हो गया और it has come down closer to around 57,000-58,000 or thereabouts where it made a recent high. तो मेरे ख्याल से वापस एक बार तेजी होने वाला है, and it's on the back of the huge stimulus which is being organized, and also because of the way the dollar might get battered because of the US election uncertainty. तो fundamentally strong pillars है दोनों gold rally के लिए आगे, and I think the next 3 months because of this uncertainty clearly तेजी होने वाला है, and any near term opportunities is clearly a position to position oneself on the buy side. Or we're looking at targets of anywhere close to 56,000-57,000 at least, or possibly even testing 60,000 by end of the year. रवि, आपका भी व्यू जानना चाहेंगे, सोने और चांदी में आपकी क्या राय होगी? क्या खरीदारी करना चाहिए इन स्तरों पर और साल के अंत तक क्या रिटर्न्स देखेंगे आप? डेफिनेटली मनीषा जी, वैसे भी देखें तो फेस्टिविटी ये साल 1 महीने लेट थी, तो जो सितंबर में रैली है तो वैसे भी वो अक्टूबर में ड्यू है। एज वेल एज देखें तो थोड़ी अनसर्टनिटी यूएस इलेक्शंस को लेके अभी भी देखें तो अभी और 3 डिबेट यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बिटवीन है, तो वो भी बाद में क्या उसका रेशियो मूव करता है इसके बिटवीन बड़ी एक हैंगओवर है। सेकंड, जो यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी पहली जो डिबेट थी उसमें क्लियरली इंडिकेट किया कि वो जीत गए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अगर वो हार गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जब इन 2000 लास्ट टाइम जो यूएस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था कि जो ओबामा जी जब आए तब उसके विरुद्ध में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मेरे हिसाब से यूएस इकोनॉमी के लिए, डॉलर के लिए बड़ा हैंगओवर रहेगा। तो जब जब डॉलर वीक होता है तब गोल्ड को इसका एक डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। ऐसे देखे तो काफी इकोनॉमिक फैक्टर्स है एंड काफी इतने जो पेंडेमिक है उसके बाद में भी मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी ड्रिवन जो अभी तेजी फिनेंशियल मार्केट है उससे थोड़ा शिफ्टिंग गोल्ड में होगा। तो मुझे लगता है कि मिड टू शॉर्ट टर्म में गोल्ड में जो है रैली बनी है ये इनटेक रहेगी। एक ट्रिगर है जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रिगर हो सकता है, वो वैक्सीन के रिलेटेड अगर कुछ न्यूज आते हैं तो बाद में प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली देखा जा सकता है। बट लेवल वाइज मुझे लग रहा है कि 54,000 तक की एक मीडियम टर्म रैली के लिए
एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जब तक प्राइसेस 49,000 के बिलो नहीं जाते तब तक कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली भी देखे तो 4 से 5 बार अटेम्प्ट हुआ कि प्राइसेस 49,500 के बिलो सस्टेन हो, बट ये हर टाइम अटेम्प्ट है वो नेगेटिव रहा, और उस टाइम से वहां से एक अच्छी रिकवरी देखी गई। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल भी सपोर्ट अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो प्राइसेस में आगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बुलिशनेस देखी जा सकती है। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ से करेक्शन के लेवल से सोने चांदी में जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह की रनअवे रैली हमने यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर्स में आते हुए देखी है, या रादर पिछले 6 महीने में आते हुए देखी है, उसका रिपीट परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। आप यहाँ पर किशोर, आप चांदी में क्या देखते हैं? चांदी में भी क्या इसी तरह के फ्लैट मूव्स एक्सपेक्टेड हैं, या फिर चांदी यहाँ पर काफी हद तक मेटल्स को फॉलो करती हुई नजर आएगी? आई थिंक चांदी मेरे हिसाब से यहाँ से वापस मेटल्स को फॉलो करने लगेगा, और अगेन मेरे हिसाब से आई थिंक अगले 3 महीने 4 महीने अगर देखेंगे तो चांदी बेटर परफॉर्मर हो सकता है, गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। बट अगर आप 2 साल का अगर व्यू लेके चलते हैं तो देन मैं प्रेफर करता हूँ गोल्ड चांदी से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बट अगर अगले 3-4 महीने का अगर व्यू ले तो सिल्वर विल बी बेटर ऑफ। प्रॉब्ली सिल्वर में आपको डाउनसाइड थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, आपको 54,000 के आसपास तक भी आपका लेवल्स शायद वो आपका लॉसेस आप कटेल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका अगर इतना बड़ा रेंज आप देख सकते हैं तो सिल्वर इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट विद इन दीज 2 थिंग्स। प्रॉब्ली आपको 68,000 का लेवल्स भी आपको अगले 3-4 महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये लेवल्स यहाँ पर फिलहाल सोने चांदी के लिए हैं। खरीदारी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा उन लेवल्स को यहाँ पर वापस आने में, लेकिन अगले 2-3 साल यहाँ पर सोने और चांदी के लिए बेहतर रह सकते हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ये तो बात हुई सोने चांदी की, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कच्चे तेल और मेटल्स में आपको एक नियर टर्म, पोजिशनल, लॉन्गर टर्म कॉल्स किस तरह से लेनी चाहिए। एक सेक्टर जहां पे सभी को लगता है कि स्लोएस्ट रिकवरी हम देखेंगे वो है कच्चा तेल, क्योंकि मोबिलिटी यहां पर रिस्ट्रिक्ट हुई है। एविएशन या जेट फ्यूल की बात करें तो वहां पर भी मांग कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड यहां पर काफी अनइवन है। सुनील, यहां पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कच्चा तेल सेकंड क्वार्टर में तो इसने नेगेटिव भी दिखाया और उसके बाद कूदा भी, और अब यहां से उन लेवल से अगर हम देखें तो 115% के रिटर्न्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब यहां से इस फाइनल क्वार्टर के लिए साल के अब किस तरह के प्राइस मूव्स देखने को मिलेंगे? मनीषा जी, मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल, जैसे आपने बताया कि ये थोड़ा स्लोएस्ट रिकवरी वाला कमोडिटी होगा, ये थोड़ा टाइट रेंज में ट्रेड करेगा। अगर हम WTI की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये $42 से लेके तकरीबन $38 के एक टाइट रेंज में ट्रेड करेगा आने वाले समय में भी, क्योंकि इसमें 2 से 3 फैक्टर हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। एक, जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स आ रहे हैं, उससे एटलीस्ट प्राइसेस में गिरावट हमें नहीं देखने को मिल रही है। और दूसरा, जो ओपेक प्लस नेशंस का कंप्लायंस भी ठीक ठाक प्रोडक्शन कट फ्रंट पे मेंटेन हुआ है, तो उस वजह से हमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो डिमांड में बहुत इजाफा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी जिस पेस पे इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हो रहा है। तो इन अ वे इवन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन का जो डिमांड का जो उन्होंने फोरकास्ट दिया है उसको रिवाइज किया है ऑन द नेगेटिव साइड। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल एक टाइट रेंज में ट्रेड करेगा, और अगर किसी को एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रेड करने के लिए 1 महीने के तौर पे अगर बाई करना है तो 2800 के रेंज में MCX के लेवल पे बाई किया जा सकता है, और तकरीबन 2700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऑन द हायर साइड 3200 तक का लेवल जो है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इन अ वे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से छोटे टारगेट को लेके क्रूड में बनाई जा सकती है। किशोर, आप कैसे देखते हैं? और आने वाले क्वार्टर के लिए अगर पोजिशनल कॉल्स या रेंज देखनी हो तो आप किन लेवल्स पे ध्यान देंगे? आई थिंक ये 10% का रेंज में ही रहेगा, और वो भी स्लाइटली डाउनसाइड बायस्ड है, और बिकॉज फंडामेंटली ओवर सप्लाइड मार्केट है। अगर सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन इम्पोज होता है तो दैट विल बी डेवास्टेटिंग यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्रूड का तेजी ला सकता है।
सो डाउनसाइड ही आपको मतलब आप डाउनसाइड में 2650 के आसपास का डाउनसाइड का ये पकड़ के चलिए, ऊपर में 3100-3200 का जो लेवल्स है, आई थिंक इस रेंज के अंदर ही आपको पूरा क्वार्टर ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट, नेचुरल गैस की भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर मूव्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। ज्ञानशेखर, यहाँ पर आप क्या कॉल्स लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में अब यहाँ पर मांग बढ़ती हुई नजर आएगी यूएस और यूरोप से, तो उसका फायदा शायद देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस रेंज कैसी रहेगी? The price range will again be biased on the upside. आपने ठीक कहा कि winter demand शुरू होना है, and also the current storage capacities have slowly started increasing, putting some pressure. लेकिन तेजी का ही माहौल दिख रहा है natural gas में, and in crude oil prices, it's I think all the negative factors have more or less been priced in. तो इसकी वजह से इतना डाउनसाइड होने का चांसेस नहीं है, तो क्रूड का भी सपोर्ट मिलेगा नेचुरल गैस से। So I see at least 7 to kind of 10% kind of an upside from present levels. So it's clearly a buy and dips from any level from here. तो ये तो बात हुई अब कच्चे तेल की और एनर्जी की, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना चाहिए मेटल्स में, क्योंकि पिछला क्वार्टर अगर हम देखें तो वो काफी फ्लैट रहा है। यहाँ पर कॉपर में ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, लेकिन ये भी अब एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। 535 के जो लेवल्स हैं वो ऊपर में निकलते नहीं, नीचे में 512 टूटता नहीं है। रवि, आप कैसे देखते हैं? कॉपर से ही शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली जब 530-535 के करीब जब रिकवरी आती है, अभी एलएमई में काफी इन्वेंट्री बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस हिसाब से वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का अगर कंबाइन भी देखे तो काफी इन्वेंट्रीज है जो एलएमई प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हुए, तो इस हिसाब से लगातार प्राइसेस रेजिस्टेंस में है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो ये साइन ऑफ रिकवरी शायद थोड़ी दिखे, बेसिकली देखे तो एक सेल ऑन राइज का ही रिकमेंडेशन है। हालांकि जब पैकेज के कोई न्यूज आते हैं, क्योंकि अभी तक देखे तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डिनाइल मोड में रहे, जो आज डेमोक्रेट ने भी प्रपोज किया पैकेज उसके सामने, तो मुझे लग रहा है कि ये पेज 15 से 20 दिन फंसेगा और जो इकोनॉमिक पैकेज है वो उसके इलेक्शन के बिफोर 1 to 2 वीक्स आएगा। तो अभी काफी दिन बाकी है, 15 से 20 दिन, तब तक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा हायर लेवल पे प्रेशर रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री का बिल्डअप स्टार्ट हो गया है एलएमई में। तो ऊपर 530 के जितने करीब मिले 35 का एक रेंज ध्यान में रख के वहां पे शॉर्ट करें। हालांकि नीचे टारगेट भी मुझे लिमिटेड 500 तक के लग रहा है, तो एक सीमित दायरा 500 से 535-540 तक रहेगा, बट सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन ये फैक्टर पे रखना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह के लोज हमने मार्च और अप्रैल में आते हुए देखे थे, और जैसे आपने कहा रवि कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे, चाहे वो डॉलर था, सप्लाई डिस्ट्रप्शन थी, स्टिमुलस मेजर्स था, चाइना की पेंटअप डिमांड थी, वो सभी कुछ हमने प्राइसेस में यहाँ पर आते हुए देखा, और ये रैली थोड़ी थकती हुई नजर आई है। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं सेक्टर को, और आपके इस सेक्टर में फेवरेट्स क्या रहेंगे? Well, copper still remains the favorite, लेकिन short term में weakness definitely है. Simply because there is going to be absence of physical buying from China at least for a week to 10 days. उसके बाद शायद डॉलर वीकनेस के हिसाब से मार्केट might start to do some bargain hunting, लेकिन ए लेवल पे नहीं। I think it's still lower from here. अभी के लिए सभी bullish factors factor हो गया as far as copper is concerned, and it's one of the commodities which rallied very strongly in the last 6 months compared to others. तो इसमें अभी steam बचा नहीं. You need to get some really fresh factors, like possibly the stimulus, which can be something which can give it some hope. तो copper is a sell on rise in the near term, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट लेवल आएगा, which is somewhere close to around 480 in MCX, 480 to 490. I think there one can start buying for a medium term outlook of somewhere close to 550 to 570. यानी कि मेटल्स की जो रैली है वो थक रही है और यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, अनलेस हम एक बड़ा स्टिमुलस मेजर यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। किशोर, आप कैसे देखते हैं अब इस क्वार्टर को, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स थोड़े से बेहतर रहे हैं, लेकिन क्या ये क्वार्टर उसी रास्ते जाएगा? आई थिंक फर्स्ट नेक्स्ट 40-45 डेज मेरे हिसाब से इसमें करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। मैं प्रेफर करूंगा अगेन, आई थिंक 480-490 के आसपास इज अ बेटर बाइंग। 470 इज द एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से 470 के नीचे तो नहीं जाएगा, तो मैं उसके नज़दीक में जहाँ पे भी मिलता है 480-490 में मिलता है तो वहाँ पे ले लूंगा। सो बेसिकली आपको 7-8% का डाउनसाइड करेक्शन दिखता है, वहाँ से वापस आई प्रेफर
to buy on dips rather than selling even at मतलब आपको किसी को 15-20 रुपए का जो सेल करना है तो that's next 30-35 days के लिए, but I think after that it will be a good buy from there. ऑलराइट, वो बिल्कुल सटीक सलाह आपके लिए है कि मेटल्स में गिरावट आएगी, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदना फिर भी एक बेहतर यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहेगी। सुनील, बिकवाली की राय यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, आप कहाँ पर बिकवाली देखते हैं, कॉपर में या एल्यूमिनियम या जिंक, जहाँ पर फंडामेंटल्स इन एनी केस वीक हैं? जी, मुझे लगता है कि कॉपर मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड हो रहा है। इवन अदर बेस मेटल्स आर ट्रेडिंग एट अ हायर प्राइस। अगर हम देखें प्री कोविड के लेवल से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी आई थिंक मोर और लेस सारे फैक्टर इन हो गए हैं फंडामेंटल्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है कि करेक्शन भी जरूरी है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन जो था कि इमीडिएट बाउंस बैक दिखा सकता है स्टिमुलस मेजर्स के बाद, तो वो एक रियलिटी नहीं नजर आ रहा है। और कोविड के केसेस भी मुझे नहीं लगता है कि उतने कंट्रोल में आ रहे हैं। तो एक पैचेस में अगर सेकेंड लॉकडाउन्स भी आ जाते हैं तो और ज्यादा प्रेशर गिरेगा। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मल्टी ईयर हाई पे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन हाइस का एक वायदा ठीक रहेगा। अगर हम कमोडिटी स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पे 500 के रेंज से या तो 490 के रेंज में अगर आता है तो बाई करना चाहिए, जैसे किशोर जी ने बताया। और अगर निकल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 1060 के रेंज में सेल कर सकते हैं। उसमें अभी भी मेरे ख्याल से और एक 50 से 60 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है टेक्निकल चार्ट्स अगर हम देखते हैं तो निकल भी मेरे ख्याल से 1060 के रेंज में सेल करके 1000 के रेंज में आता है तो बाई करना चाहिए। चलिए, तो ये आज हमारे आधे घंटे में निकल के आया है कि सोने चांदी में अभी भी खरीदारी है, कच्चा तेल रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है, लेकिन जहां तक मेटल्स की बात है यहां पर मुनाफा वसूली इस क्वार्टर में और भी गहरा सकती है। फिलहाल कमोडिटी आउटलुक में इतना ही समय है, लेकिन किशोर, ज्ञानशेखर, सुनील और रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए वो नियर टर्म पोजिशनल कॉल्स बनाने में सहायता करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।